हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू किसी एलपीपी को सॉल्व करना सिखाऊंगा। किस तरीके से हम किसी भी एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स में क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। बहुत ध्यान से देखना है इसको, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझ में आएगा। ओके, एक बार कैलकुलेशन को थोड़ा समझेंगे तो क्लियर होगा। ओके, एक मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया हुआ है, ये सिंप्लेक्स मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ती है पहले मैं ये आपको डिस्कस कर दूँ। एलपीपी को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने पीछे प्रीवियस डिस्कस कर रखा है। ग्राफिकली आप उस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर फंक्शंस हमारे 3 डायमेंशन यानी जो हमारी कॉन्स्टेंट्स दे रखी हैं, अगर वो 3 डायमेंशन 3 वेरिएबल के टर्म में दे रखी हैं, तो मैं उनको ग्राफिकली मेथड से जनरली ग्राफ पेपर पर ट्रेस नहीं कर सकता। या फिर कहीं रीज़न बहुत छोटा आ गया या फिर रीज़न बहुत बड़ा आ जाता है, तो उसको हम ग्राफ पेपर पर ट्रेस नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उनको दूर करने के लिए हम वो सारी एलपीपी जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही हैं, उन सभी को मैं सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकता हूं। तो उनके सॉल्यूशन बहुत ही एग्जैक्ट, बहुत ही एक्यूरेट निकल के आते हैं। और ग्राफिकल सॉल्यूशन की एक लिमिटेशन ये है कि वहाँ से जब हम मेज़र करते हैं ग्राफ को, तो वहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन वाइज गलती होने के चांस हमारे ज़्यादा होते हैं, जबकि यहाँ मैं न्यूमेरिकली कैलकुलेट करूँगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट निकल के आएगी। ओके, तो ज़रा देखना, मैं यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड, ये डिस्टिंक्शन हो गया बिटवीन सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड, या मैं वाई भी यूज़ सिंप्लेक्स मेथड। जब मैं ग्राफिकली सॉल्व करना जानता हूँ तो सिंप्लेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है उसको मैंने डिस्कस किया। ओके, आओ स्टार्ट करते हैं हम इसको। एक मैंने यहाँ पर एलपीपी ली हुई है, जनरल क्वेश्चन लिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैक्सिमम जेड, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस का 3x2। मैंने 2 वेरिएबल को डिस्कस किया है यहाँ पहले, जैसे 2 के लिए कर रहा हूँ वैसे ही हम 3 वेरिएबल के लिए मोर देन 3 वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके साथ में ये 2 कॉन्स्टेंट्स हैं, 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15 एंड 5x1 प्लस का 2x2 लेस देन इक्वल टू 10। और ये 2 कॉन्स्टेंट्स हो गए, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, एंड x1 x2 दीज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिव कंडीशन हो गई। किसी भी एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कब कहते हैं, उसके अंदर 3 कंडीशंस होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, कॉन्स्टेंट्स हो, आफ्टर देन नॉन नेगेटिव कंडीशन। अगर कहीं किसी फंक्शन को हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है लीनियर, उसको अगर हम इस तरीके से अरेंज कर लें तो वो कहलाता है जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी। ओके, अब ज़रा चेक करना, ये जो जनरल फॉर्म है इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा सिंप्लेक्स मेथड का पहला स्टेप है कि ये जो जनरल प्रॉब्लम दे रखी है, उस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने से पहले जो जनरल फॉर्म में एलपीपी दी गई है उसमें कुछ हम करैक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन मैक्सिमम में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास यहाँ मैक्सिमम में दिया हुआ है। ओके फाइन। आफ्टर देन जो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी जो राइट हैंड साइड है इट मस्ट बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड इनकी पॉजिटिव है ऑलरेडी। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई करके उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। जब हम किसी भी कांस्टेंट में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यानी कभी भी जब भी हम किसी सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी एलपीपी को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 चीज़ें चेक करते हैं। क्वेश्चन आपका मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए। अगर ये मिनिमाइजेशन में होता तो इसमें मैं माइनस का मल्टीप्लाई करके इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करता। और किसी भी कांस्टेंट की जो राइट हैंड साइड है इट मस्ट बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज़, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर है। ओके, तो मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल मैंने आपको जैसे पीछे लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, स्लैक वेरिएबल वहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पर इनइक्वलिटी लेस देन में आ रही है। यानी किसी भी लेस देन इक्वलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उसे हम स्लैक वेरिएबल यूज़ कह देते हैं। और अगर हम ग्रेटर देन इक्वलिटी को, इनइक्वलिटी को अगर मैं इक्वलिटी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल मुझे माइनस करना होगा। अगर माइनस करना है तो उस वेरिएबल को हम सरप्लस कह देते हैं। यहाँ पर दोनों में लेस देन का साइन है तो नेचुरल है कि यहाँ पर हम केवल स्लैक वेरिएबल ही इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3x1 प्लस का 5x2 लेस देन इक्वल टू 15, लेस देन है तो यहाँ पर मैं वेरिएबल यूज़ किया है x3। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का प्रोसेस ये होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है कि ये जो इनइक्वलिटीज़ है इनको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है मुझे। तो मैंने वही यहाँ लिखा है, इसमें एक वेरिएबल मैंने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दिया x3, इट इज़ इक्वल टू 15। अब दोबारा मैंने ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है इसमें एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस कर दूँ। यहाँ मैंने x3 ले लिया तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल यूज़ कर लिया x4। जैसे मैं यहाँ पर x4 वेरिएबल ऐड करूँगा, क्योंकि अभी ये इनइक्वलिटी दिखा रही है कि ये वैल्यू छोटी है एज़ कम्पेयर टू 10, तो इसमें एक मैं वेरिएबल ऐड कर दूँ। तो मैंने जैसे ही वेरिएबल ऐड किया x4, ये दोनों इक्वल में कन्वर्ट। तो जो ये इनइक्वलिटीज़ थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, इक्वलिटी में। ओके,
बेटा जो ये वेरिएबल आप यूज़ करते हैं x3 एंड x4, दीज आर नॉन नेगेटिव। ये कैसे वेरिएबल होने चाहिए? नॉन नेगेटिव वेरिएबल होने चाहिए। इसका मतलब है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। दीज आर ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ओके, ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, 0 0 से बड़े होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये इनइक्वलिटी थी, इक्वलिटी में बदल गई। अब इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से अरेंज करते हैं वो जरा देखना आप। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आता है मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू, ये दो वेरिएबल तो वैसे ही रहेंगे 5x1 प्लस का 3x2। बेटा ये मैंने वेरिएबल x3 और x4 अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किए। अगर अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किए, जो वेरिएबल आप अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे स्लैक या सरप्लस, इनकी कॉस्ट हम कितना लेके चलेंगे? 0। तो इसकी कॉस्ट कितनी ली मैंने? 0। तो 0 इंटू x3 प्लस का 0 इंटू x4, यानी इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर इन वेरिएबल के ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ध्यान रखना है इसको। आफ्टर देन इन इक्वेशंस की अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करना चाहें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगी 3 5 1 3 5 1। बट यहाँ x4 का कोफिशिएंट नहीं है तो ये कितना आ गया? 0। आफ्टर देन यहाँ चेक करो, x1 का कोफिशिएंट 5 है, x2 का 2 है, x3 का नहीं है तो वो 0, x4 का कोफिशिएंट 1। क्लियर हुआ? आप अगर चेक करना, जब हम वेरिएबल ऐड करते हैं इसमें, तो जो वेरिएबल जहाँ ऐड किया है उसका कोफिशिएंट वहाँ 1 हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन में उसका वेरिएबल 0 हो जाता है। तो ये आइडेंटिटी फॉर्म बनने लगती है यहाँ से, ये ध्यान रखना, आगे यूज़ करूँगा इसका। बट यहाँ पर कितने वेरिएबल थे? x1 x2 x3 एंड x4। तो ये कॉलम वेक्टर आ गया x1 x2 x3 एंड x4 इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड कितनी है? 15 एंड 10। यही तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको डिस्कस किया था। अब जरा चेक करना बेटा, यहाँ पर ये इतना, जब भी कभी किसी एलपीपी को हमें सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना होगा तो इतना प्रोसेस हम इतना यूज़ करेंगे। आफ्टर देन बेटा स्टार्टिंग में हम चेक करते हैं कि इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितना है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते टाइम पर हम एक चीज़ देखते हैं कि जो वेरिएबल्स आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं, यानी वेरिएबल मेरे पास कौन कौन से दे रखे हैं? x1 एंड x2। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम 0 मान के वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो सॉल्यूशन निकल के आता है उससे हम कहते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, तो अगर चेक करना, जो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही थी, इसमें अगर मैं x1 और x2 की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो पहला बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो हमारा निकल के आएगा वहाँ से x3 इज इक्वल टू 15। अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन में x1 x2 की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो यहाँ से जो वेरिएबल मैंने ऐड किया था, यानी सेकंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमारा यहाँ से निकल के आएगा xb या xb2, या फिर मैं x4 इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ? 10। वही मैंने यहाँ लिखा है। टेकिंग x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0, वी गेट xb1, यानी फर्स्ट बेसिस के लिए x यानी फर्स्ट बेसिक सॉल्यूशन, xb1 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 15, xb2 इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू 10। क्लियर हुआ? तो ये जो 15 और 10 है, ये इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा, जो मैंने ये एलपीपी दे रखी है ये। ओके, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितना आ गया? xb से रिप्रेजेंट करते हैं, b मीन्स बेसिस। ओके, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितना? ये बेसिक सॉल्यूशन कह दूँ या फिर बेसिक फिजिबल कहूँ, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा कैसी होंगी? पॉजिटिव, क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव बना रखी थी इसकी। तो ये हमेशा कोई भी बेसिक सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल कहलाता है इफ़ दीज वैल्यूज़ आर पॉजिटिव। क्लियर? तो ये 15 और 10 ये जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा था ये पॉजिटिव है, तो इसी बेसिक सॉल्यूशन को हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ओके, तो अगर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आप इतना प्रोसेस यूज़ करके कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ ओवर हो जाएगा अगर आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछा गया है तो। लेकिन जब मैं सिंप्लेक्स मेथड से इस सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करूँगा, ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास मैक्सिमम जेड आ रहा है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो यानी जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ये अभी अब ऑप्टिमल नहीं है, मुझे चेक करना पड़ता है कि क्या ये ऑप्टिमल है नहीं है। उसी प्रोसेस का यूज करने के लिए हम एक सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस करेंगे। उसकी मैं टेबल चेक करूँगा, वहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर ये ऑप्टिमल है तो वो भी सॉल्यूशन आ जाएगा, बता देगा। अगर नहीं है तो फिर हम उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ये इसका नेक्स्ट प्रोसेस है। ओके, वो मैं एक टेबल बना के उसको बता रहा हूँ। आपको बताया इसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, सिंप्लेक्स टेबल बना के दिखाता हूँ किस तरीके से बनाता हूँ। ज़रा ध्यान से देखना टेबल के लिए। टेबल के मैं कुछ नोटेशन बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना इसको। यहाँ लिखते हैं हम बी सी बी एक्स बी सी जे। बी फॉर बेसिस के लिए यूज किया है। ओके, बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए मैं बी को यूज किया है। सी मीन्स कहलाती है कॉस्ट। सी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट। जहाँ भी हम सी यूज करें इसमें ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जे वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स बी यानी इस वेरिएबल्स का सॉल्यूशन और बेसिस के अंदर आ रहे हैं। ओके, अब देखिए इन वेरिएबल्स को हम इस टेबल के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं सी जे की वैल्यू लिखता हूँ। सी जे किस तरीके से इंट्रोड्यूस करूँगा ज़रा ध्यान से देखना। सी जे मीन्स कॉस्ट है। अब यहाँ पर आप जरा चेक करना, जब मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला था तो हमारा मैक्सिमम जेड यही तो लिखा हुआ है। इसमें जो कॉस्ट है वो सारे कॉस्ट में जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो सब मैं यहाँ पे लिख दूँ। यानी x1 का जो कोफिशिएंट है वो कितना हुआ? 5। जरा ध्यान से देखना इंट्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं, यही मेन होता है। फिर तो कैलकुलेशन करना है। 5 हो गया।
x2 का कोफिशिएंट 3, तो यहाँ नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास कितना हो गया 3। x3 का कोफिशिएंट 0, ये वेरिएबल 0। x4 का कोफिशिएंट 0। क्लियर। तो सीजे में हम किसकी एंट्री करेंगे, इस रो में हम मैक्सिमम जेड जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद लिखा हुआ है उसमें जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे कोफिशिएंट आप यहाँ लिख देंगे। ओके, क्लियर हुआ है। आफ्टर देन बट यहाँ पर कितने वेरिएबल्स थे हमारे पास, x1, x2, x3, x4, ये तो 4 वेरिएबल आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स को यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर वेरिएबल आ गया हमारे पास, जैसे मैं x लिख रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में हम एक नया वेरिएबल मान लेते हैं जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। x1 के लिए y1, x2 के लिए y2, x3 के लिए y3, x4 के लिए क्या आ जाएगा y4। तो यहाँ वेरिएबल आ जाएगा y1, y2, y3, y4। ये दोनों एंट्री क्लियर हुई। जितने वेरिएबल्स है हमारे पास वो वेरिएबल्स आप यहाँ लिख देंगे और जो इनकी कॉस्ट है वो सारी कॉस्ट आप इसके ऊपर लिख देंगे। ओके, आफ्टर देन बेटा ये जो टेबल आ रही है इस मिडिल टेबल में ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आती है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। ओके, तो ये कितना था 3, 5, 1, 0। देखिए फर्स्ट रो ये आ गई 3, 5, 1, 0। आफ्टर देन सेकेंड रो 5, 2, 0 एंड 1। क्लियर हुआ। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ रही थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ओके बेटा एक्स बी अभी मैंने आपको बताया था एक्स बी इक्वल टू मैंने कितना निकाला ये 15 एंड 10, यानी जो राइट हैंड साइड होती है डायरेक्ट वे में अगर मैं कहूँ तो ये राइट हैंड साइड है वो हमारे पास यहाँ जाएगी, ये 15, ये कितना आ गया 10। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर बी में क्या लिखेंगे, बी में हम वो वेरिएबल लिखेंगे जो यहाँ पर आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं। क्लियर। तो आइडेंटिटी फॉर्म किसने किया, या फिर जरा ध्यान देना यहाँ बेसिक में वेरिएबल कौन कौन से आएंगे x3 एंड x4। तो मैं यहाँ पर x3 x4 ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर टेबल से चेक करना चाहें तो आप लिख सकते हैं जहाँ ये आइडेंटिटी बने आप चेक करना है। यहाँ पर 2 इक्वेशंस थी तो यहाँ 2/2 की आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी मस्ट होती है, हर टेबल के अंदर आइडेंटिटी मिलेगी। अगर आइडेंटिटी नहीं आ रही तो आइडेंटिटी को हमें बनाना पड़ता है। ओके, तो उसके लिए एक वेरिएबल आगे जहाँ आएगा तो हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल और आपको डिस्कस करूँगा, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं उसके लिए। लेकिन यहाँ पर करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि हमारी ऑलरेडी यहाँ आइडेंटिटी 1 क्या आ रही वो मैंने यहीं देख ली थी स्टार्टिंग में कि यहाँ आइडेंटिटी आ रही, तो इसलिए मैं कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब जरा देखना बी में हम क्या लिखेंगे, वो वेरिएबल जो यहाँ पर बेसिस में आए थे। बेसिस में वेरिएबल थे हमारे पास एक x3 और एक क्या था x4, या फिर यहाँ से देख लो किस किस वेरिएबल ने आइडेंटिटी बनाई है y3 एंड y4। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक वेरिएबल आ जाएगा y3 और एक वेरिएबल आ गया y4। जो पहले आइडेंटिटी बनाएगा जिसमें पहले 1 आएगा वो पहले लिखा जाएगा, जिसमें बाद में 1 आ रहा है वो आपका सेकेंड नंबर पे आ गया। अब यहाँ पर सी बी यानी सी मीन्स कॉस्ट था, बी का मतलब बेसिक। जो बेसिक वेरिएबल्स हैं इनकी कॉस्ट कितनी है, y3 की कॉस्ट 0, y4 की कॉस्ट 0। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0 एंड 0। ये बताओ ये टेबल ही क्लियर हुई। ओके, रिपीट कर रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान से देखना। सीजे में ये जो मैक्सिमम जेड आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा था उसके बाद जो ये कोफिशिएंट्स आते हैं, ये कोफिशिएंट सीजे में आप रिप्रेजेंट कर देंगे। इन वेरिएबल को कन्वर्ट करके y के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, y1, y2, y3, y4 यहाँ लिख देंगे। आफ्टर देन ये मिडिल टेबल में ये सारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगी जो आपके पास यहाँ लिखी हुई थी। ओके, ये मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दी। बट यहाँ एक्स बी में क्या आएगा, एक्स बी में जो भी इन इक्वेशन की राइट हैंड साइड आ रही थी, या फिर जो सॉल्यूशन होता है बेसिक का, जो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो 15, 10 यही आता है जो राइट हैंड साइड होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे। आफ्टर देन जिन वेरिएबल्स ने यहाँ आइडेंटिटी बनाई है उन वेरिएबल को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दो। पहले y3 आ गया, आफ्टर देन क्या आ गया y4 आ गया, क्योंकि y3 और y4 ही तो आइडेंटिटी बना रहे हैं। आफ्टर देन इनकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऊपर आपको पता है y3 कॉस्ट 0, y4 की कॉस्ट 0, यहाँ y1 की 5, y2 की 3, तो यहाँ पर y3 y4 है तो इनकी कॉस्ट 0। ये टेबल यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम इतना टेबल, ये तो डाटा आपका मैंने केवल यहाँ से इसको उठा के इसके अंदर पुट किया। अब मैं इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। अब कैलकुलेशन का मतलब होता है, ज़रा ध्यान से देखना इसमें क्या कर रहा हूँ। ये जो मैंने बेसिक सॉल्यूशन निकाला था, बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, ये ऑप्टिमल है या नहीं है इसे मुझे चेक करना है। अगर ये है तो वो बता देगी टेबल है, अगर नहीं है तो फिर उसको हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, कैसे पता करते हैं, इसके लिए एक पैरामीटर होता है यहाँ पर डेल्टा जे। मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, उसको आप यूज़ करना। कुछ बुक्स में इस क्वेश्चन को अलग अलग टेबल के थ्रू करके सिखाया गया है।
और मैं यहाँ एक टेबल में बनाना सिखाता हूँ, इससे कैलकुलेशन भी आसान रहती है, बार बार आपको ये पूरा पैटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, ध्यान से देखना, थोड़ा सा एक दो बार करोगे क्वेश्चन को क्लियर हो जाएगा। हर स्टेप को धीमे धीमे समझो और उन चीज़ों को फॉलो करो। ओके, नहीं आती उसको एक बार देखो, दो बार देखो वीडियो, तो उस चीज़ को क्लियर होगा और समझ में आएगी वो। अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। ओके ओके, आफ्टर देन ये टेबल ये तो टेबल मैंने केवल यहाँ से रिप्रेजेंट करके इसमें लिखने का तरीका आपने सीख लिया। आफ्टर देन पहला मैं फॉर्मूला यहाँ डिज़ाइन करता हूँ, यहाँ निकालता हूँ मैं डेल्टा जी। डेल्टा जी डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल हुआ या नहीं हुआ। कैसे करते हैं? डेल्टा जी के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, आफ्टर देन बाद में यूज़ कर लूँगा। अगर मैं डेल्टा जी की बात करूँ, डेल्टा जी इज इक्वल होता है बेटा सी जे माइनस समेशन ऑफ सी बी इंटू वाई आई। ये डेल्टा जे इंडिकेट इसलिए किया है कि अगर मैं इस कॉलम के लिए निकालूंगा तो डेल्टा 1, इसके लिए निकालेंगे डेल्टा 2, इसके लिए निकालेंगे डेल्टा 3, इसके लिए निकालेंगे डेल्टा 4। तो जे कहाँ से कहाँ तक रन करेगा? 1 से 4। तो यहाँ पर जे को आप 1 से 4 तक रन करा सकते हैं। आई क्या होता है? ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। तो कितनी रो है? 2। तो आई की वैल्यू 2 पॉइंट्स में रन करेगी। कहाँ से? 1 से लेके 2 तक। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर जे की वैल्यू 1 लिखूँगा, तो यहाँ डेल्टा 1 आ जाएगा। जैसे मैं जे इज इक्वल टू 1 के लिए डेल्टा 1 कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। मैंने यहाँ डेल्टा 1 जे इज इक्वल टू 1 पुट किया, मैं यहाँ पर डेल्टा 1 कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, कितना आ रहा है? इसको हम कहते हैं डेल्टा 1। ये वैल्यू कहलाएगी डेल्टा 2, ये वैल्यू कहलाती है डेल्टा 3 और ये वैल्यू कहलाएगी डेल्टा 4। इनको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ से, ज़रा देखना। मैंने जे इज इक्वल टू इसमें 1 पुट किया, तो यहाँ पर आ गया C1 माइनस, ओके, समेशन है तो ऐड कर दूँ, CB कॉस्ट ये है 0, Y1 ही होगा, ज़रा चेक करना, 3 इंटू 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ, ये CB है, ये Y1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 0 इंटू 3 0, क्लियर, 0 इंटू 5 0। ये समझ में आ गया? जरा देख, समेशन है तो दोनों को ऐड करना है। किसको? जब मैं डेल्टा 1 निकाल रहा हूँ तो इस कॉलम के लिए ये हमारे पास y1 हो गया, ये क्या हो गया? y2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँ तो 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, दोनों को ऐड करके C1 में से माइनस कर दूंगा मैं। तो C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? अगर मैं चेक करूँ, C1 मीन्स कॉस्ट, ये जो ऊपर आ रही है 5। तो अगर मैं चेक करूँ कितना हो गया? 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। तो मैं डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी पुट कर सकता हूँ? 5। ये तो मैंने पूरी कैलकुलेशन करके आपको सिखाया फॉर्मूले के थ्रू। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, इसी के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा जे को। लेकिन अगर हम ओरली निकालना चाहें उसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक में सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना है। आप इन वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 0, 5 इंटू 0, और दोनों को ऐड कर दो, 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, ओके। और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसके रिस्पेक्ट में जो कॉस्ट है इससे, तो 5 माइनस 0 5, क्लियर हो गया। अब मैं अगर इसके लिए निकालूं, जरा देखना, मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, दोनों को ऐड करो, 0 प्लस 0 0, इसको बेटा अपर वैल्यू से माइनस कर दो, तो 3 माइनस 0 0, क्लियर हुआ। आफ्टर देन इसके लिए चेक करो, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, दोनों को ऐड करो, 0 आएगा, इसको 0 से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 0, क्लियर। ऐसे इसके लिए चेक करेंगे, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, दोनों को ऐड कर दो, 0 प्लस 0 0, इसको इस वैल्यू से माइनस कर दो, ये 0, क्लियर हो गया। तो डेल्टा जी निकालने का प्रोसेस क्लियर हुआ। ये हर सभी टेबल्स में डेल्टा जी आप इसी प्रोसेस से निकालेंगे जो मैंने आपको डिस्कस किया है। जिस कॉलम के लिए डेल्टा जी फाइंड आउट कर रहे हो उस कॉलम वेक्टर का मल्टीप्लाई CB के साथ कर दीजिए, उनको ऐड कर दीजिए एल्जेब्रिक, और जो वैल्यू आ जाए उसको अपर वैल्यू CJ से, जो आपकी कॉस्ट ऊपर लिखी है, इससे माइनस करके लिखते आइए, डेल्टा जी आ गया, क्लियर हो गया इतना। जो ये डेल्टा जी की वैल्यू निकल के आ रही है, एक चीज़ देखना है यहाँ पर, एक चीज़ और थोड़ा सा आप अगर आगे जाएंगे तो चीज़ें सीखेंगे, देखने को मिलेगा कि जहाँ ये आइडेंटिटी कॉलम जो थे, ये 1 0 0 1, इनके लिए डेल्टा जे हमेशा 0 आएगा। ये हमेशा कितना होगा? 0। ये हमेशा आपको 0 ही मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स ये क्वेश्चन समझाने के बाद और डिस्कस करूँगा, क्योंकि जब ये आप क्वेश्चन सीख जाएंगे तो उन चीज़ों को पढ़ाने से क्या होगा कि वो चीज़ें और आपको आसानी से समझ में आएंगी, ओके। अब जरा देखना है, यहाँ पर मैंने ये डेल्टा जी निकाल लिया।
अब ये डेल्टा जे की जो वैल्यूज़ होती हैं ये इंडिकेट करती हैं कि ये सॉल्यूशन जो आपने बेसिक सॉल्यूशन निकाला था, बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, ये ऑप्टिमल है या नहीं है। ये कैसे इंडिकेट करती हैं ज़रा चेक करना। अगर ये डेल्टा जे की वैल्यू, सारी वैल्यू जो भी आ रही हैं, अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाती हैं, कैसे आ जाती हैं, अगर ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाती हैं तो ये सॉल्यूशन आपके पास ऑप्टिमल होता है। लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब या तो जीरो हो या फिर निगेटिव हो। आप जरा चेक करना, ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू बेटा ये मैं गलत लिख गया, ये 3 वैल्यू होगी। 5 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 3 माइनस ज़ीरो, इट इज़ इक्वल टू 3। ओके, अब ज़रा यहाँ देखिए, ये वैल्यूज़ जो हमारे पास निकल के आ रही हैं, ये डेल्टा की वैल्यूज़ जो आ रही हैं, डेल्टा की वैल्यू ये दोनों तो जीरो हैं, लेकिन ये तो जीरो नहीं है और ना ही ये नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती तो मैं कह देता कि जो ये सॉल्यूशन मैंने आपको पीछे निकाल के बताया था, इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर ये जीरो नहीं आ रही है या जीरो से छोटी नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन अभी ऑप्टिमल नहीं हुआ, इसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। इसी के लिए बेसिकली हम अब आगे सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। ये भी सिंप्लेक्स का ही पार्ट है अपना। अब यहाँ पे जरा चेक करना है इसको किस तरीके से यूज करते हैं, वो देखो बताता हूँ मैं आपको। इसमें मैक्सिमम जो डेल्टा है वो आपका पास जो वेक्टर आएगी, जो मैक्सिमम डेल्टा की वैल्यू होती है, वो इंडिकेट ये करती है कि ये वेक्टर, ये कॉलम वेक्टर इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कुछ वेरिएबल वेक्टर हमारे पास इस टेबल के अंदर इंट्रोड्यूस होंगे। जब कोई वेरिएबल इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा, प्लेस हमारी दो की है तो इसका मतलब दो ही जगह रही, मतलब दो चीज़ें ही इसके अंदर रह सकती हैं। जब एक इसके अंदर इंटर करेगी तो दूसरी को बाहर जाना पड़ेगा। तो इसमें एक वैल्यू इंटर करेगी और दूसरी वैल्यू को एक को मुझे बाहर करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक वैल्यू इसके अंदर इंटर करेगी। बट देखो y3 y4 ऑलरेडी इसके अंदर है, तो y3 y4 ये तो इंटर नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। इंटर करेगा या तो आपका y1 करेगा या फिर इसके अंदर क्या करेगा y2। अब y1 y2 में कौन सा वेरिएबल इसके अंदर इंटर करेगा, यानी किस वेरिएबल की इसके अंदर एंट्री होगी, उसका तरीका ये होता है कि इसमें जो डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा जे, इट इज़ द इनकमिंग वेक्टर, यही इनकमिंग वेक्टर होता है। तो यहाँ पर डेल्टा 1 है 5, डेल्टा 2 है 3, तो इसमें मैक्सिमम वेक्टर कौन सा हुआ, डेल्टा 1। तो इसका मतलब है कि इट बिकम्स इनकमिंग वेक्टर। तो यानी जो हमारे पास ये डेल्टा 1 है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये वेक्टर हमारे पास इनकमिंग होगा। इनकमिंग के लिए एक एरो लगा देते हैं इस तरीके से। इसका मतलब हो गया कि y1 इस टेबल के अंदर आएगा। बट अगर y1 इसके टेबल के अंदर आएगा तो इन दोनों में से एक वेरिएबल को आउट होना पड़ेगा, तभी तो इसके अंदर आ सकता है। तो इनकमिंग वेक्टर निकालने का तरीका क्या हो गया, जो भी डेल्टा जे में सबसे मैक्सिमम डेल्टा जे आ रहा है वो आपका इनकमिंग वेक्टर। क्लियर हुआ चीज़, वो वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके, जब मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी कोई वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये इनकमिंग होगी, ये इसका मतलब होगा ये वेक्टर इनकमिंग है y1, इस टेबल के अंदर y1 इंट्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गया, इसको हम कहते हैं इनकमिंग वेक्टर। यानी मैक्सिमम ऑफ डेल्टा जे जिस कॉलम वेक्टर के लिए आया था वो वेक्टर हमारा इसके अंदर इनकमिंग हो गया। अब बेटा इनकमिंग तो हमारे पास y1 हो गया, लेकिन इन दोनों वेक्टर्स में से आउटगोइंग कौन सा वेक्टर होगा, इसको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर हम एक रेशियो फाइंड आउट करते हैं, XB अपॉन Y इनकमिंग। XB अपॉन Y इनकमिंग मीन्स इनकमिंग वेक्टर हमारे पास y1 है, इसका डिवीज़न XB के साथ कर दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, तो XB अपॉन Y इनकमिंग करेंगे तो इनकमिंग यही तो है हमारे पास वेक्टर। 15 अपॉन 3 कितना है ये, 15 अपॉन 3 इट इज़ इक्वल टू 5। क्लियर। आफ्टर देन 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। फाइन। जब हमने इनकमिंग चेक किया था वहाँ पर डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम चेक की थी, और जब हम आउटगोइंग चेक करते हैं, आउटगोइंग वेक्टर यहाँ इंडिकेट करता है, यहाँ से पता करूँगा कि कौन सा वेक्टर इन दोनों में से बाहर निकलेगा, y3 निकलेगा या फिर y4 निकलेगा। जो वैल्यू इन दोनों में मिनिमम होगी, ओके, जो वैल्यू इनमें से मिनिमम होगी वो वेक्टर हमारा यहाँ से आउटगोइंग होगा। और मिनिमम वैल्यू चेक करते टाइम पर दो वैल्यू को हम अवॉइड कर देते हैं, यानी निगेटिव नहीं आना चाहिए और इनफाइनाइट, ये दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इनफाइनाइट ऑलरेडी बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी तो मिनिमम तो हो नहीं सकती है, और ये वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर -2 यहाँ होता तो मैं -2 को नहीं कंसीडर करता, फिर मिनिमम वैल्यू 5 ही लेता। जब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये 5 मिनिमम है 2। तो इसका मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वेक्टर यहाँ से आउट होगा, यानी मिनिमम ऑफ XB अपॉन Y इनकमिंग, जो वैल्यू मिनिमम होगी इनका रेशियो मिनिमम होगा, लेकिन ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो वेक्टर
मिनिमम होगा वो इंडिकेट करेगा ये आउट गोइंग होगा। इसका मतलब है कि इस टेबल से क्या आउट होगा, y4 की जगह एंट्री किसकी होगी, y1 की। तो एक टेबल हम फिर दोबारा कंस्ट्रक्ट करते हैं इसमें, ज़रा ध्यान से देखना इसको। यही मेन टेबल है जो मैं इसके बाद जो बनाऊंगा ये, क्योंकि यही प्रोसेस बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। ज़रा ध्यान से देखना, चेक करना इसको। बेटा यहाँ पर आउटगोइंग कौन सा वेक्टर आउटगोइंग हो रहा है, ये। इनकमिंग कौन सा हो रहा है, ये। तो इसका मतलब ये वेक्टर आउट होगा, इसका मतलब y4 यहाँ से हटेगा। y4 की जगह इनकमिंग क्या हुआ, y1। तो y4 की जगह तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर y4 की जगह मैंने लिख दिया y1। ओके बेटा y3 से कोई मतलब नहीं है, ये तो एज इट रहेगा। जो आउट हुआ है उसको हटा दो यहाँ से, और जो इनकमिंग हुआ उसकी एंट्री कर दो। तो y4 यहाँ से मैंने आउट कर दिया, y4 की जगह मैंने क्या एंट्री कर दी, y1, क्योंकि मैक्सिमम था इसलिए। अब जरा देखो बेटा y3 की कॉस्ट यहाँ से चेक करो कितनी है, 0, तो यहाँ तो 0 ही लिखा जाएगा। y1 की कॉस्ट यहाँ कितनी है, 5, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5। ये जरा देखना, फिर बता रहा हूँ किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ कॉस्ट लिखी जाती है इन वेरिएबल्स की। y3 की कॉस्ट यहाँ से चेक करो, ये टेबल से y3 की कॉस्ट है 0, तो ये 0 आ गया। y1 की कॉस्ट 5, तो y1 की कॉस्ट कितनी होगी, 5। ओके अब बेटा जरा चेक करना, हमारे पास ये इनकमिंग वेक्टर था, ये आउटगोइंग वेक्टर था। इनकमिंग और आउटगोइंग जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट आपका की एलिमेंट होता है। जरा देखना यहाँ पर, ये इनकमिंग हुआ और ये आउटगोइंग हुआ, तो इनकमिंग और आउटगोइंग कहाँ मिले, इस एलिमेंट 5 पर। तो जो ये 5 है, 5 इज कॉल्ड की एलिमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, की एलिमेंट। ये कैसे निकालेंगे, इनकमिंग और आउटगोइंग जहाँ पर मिले आके, वो जो जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ पर मिल रहे हैं, इट इज़ नॉन एज की एलिमेंट, यानी 5 इज़ नॉन एज की एलिमेंट। फाइन, अगर ये 5 की एलिमेंट है, अब देखो हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं टेबल। ये बहुत ध्यान से देखना, मैन यही टेबल है कि बार बार प्रोसेस यही आपको रिपीट करना है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। ओके अब जरा चेक करो, जो ये की एलिमेंट आ गया है, ये इतना टेबल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने y1 लिखा, y1 इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास y1 इनकमिंग था, यहाँ y1 इनकमिंग हो गया, y4 इसकी जगह निकल गया, तो y4 की जगह y1 लिख दिया। इन दोनों की कॉस्ट मैंने ऊपर से लिख दी। अब आगे की टेबल कैसे बनाते हैं जरा देखना। जो ये की एलिमेंट है इसको मुझे 1 करना होता है, और की एलिमेंट कभी निगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना। की एलिमेंट जो आ रहा है हमारे पास, इसको मुझे 1 करना है। अगर की एलिमेंट को 1 करना है तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूँ पूरी रो को। तो जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा पूरी रो को, तो ज़रा चेक करना ये कितना हुआ, 10/5, 2, 5/5, 1, 2 में 5 का डिवीज़न करेंगे 2/5, 0 में 5 का डिवीज़न करेंगे 0, 1 में 5 का डिवीज़न करेंगे 1/5। यानी जो की एलिमेंट होता है उससे पूरी रो में डिवाइड कर देते हैं, उस की एलिमेंट से। इसको छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10 को 5 से डिवाइड करो 2, 5 को 5 से डिवाइड करो 1, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे 2/5, 0 को डिवाइड करो 5 से 0, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 1/5। इसलिए जो भी की एलिमेंट हो उससे डिवाइड कर देते हैं। और की एलिमेंट हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके अब ये 1 हो गया। ये एक्चुअल में 5 मैंने क्यों डिवाइड किया है, एक्चुअल में जहाँ ये की एलिमेंट आता है उस कॉलम को मुझे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होता है। आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना हो तो आइडेंटिटी कॉलम किसे कहते हैं, एक एलिमेंट 1 होगा, बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 0 होते हैं। तो ये तो मैंने 1 कर लिया, यानी 5 की जगह 1 हो गया। इसका मतलब इसके ऊपर एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर इस तरीके से ऑपरेशन यूज करूँगा इसके अंदर कि ये एलिमेंट हमारा 0 हो जाए। अब जरा देखना, ये तो रो मैंने बना दी, ये वाली रो कन्वर्ट होकर इस फॉर्म में आ गई। अब इस रो की एंट्री इसके अंदर होनी है। कैसे करना है बेटा, यहाँ पर है 3 और यहाँ है 1, इस 1 की हेल्प, और मुझे यहाँ 0 बनाना है। तो जो की एलिमेंट वाली रो आई है जिसको मैंने डिवाइड कर दिया है, इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए या फिर डिवाइड कीजिए, दोनों ऑपरेशन आप इसी में करेंगे। और मुझे ये एलिमेंट बनाना होता है। तो बेटा यहाँ 3 कब आ सकता है, जब आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें। और अगर 3 को मैं इस 3 से माइनस कर दूंगा तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, जैसे मैंने मैट्रिक्स में बताया हुआ था, वही सेम प्रोसेस इसमें है। ये 1 है, 1 की हेल्प लेनी है, और 1 के ऊपर जो भी एलिमेंट आ रहा है इस टेबल में वो आपका 0 होना चाहिए। तो 1 किसकी जगह आया, 5 की जगह। इसके ऊपर एलिमेंट कितना आ रहा है, 3, 3 को मुझे 0 करना विद द हेल्प ऑफ 1, बस। बाकी किसी एलिमेंट से मुझे मतलब नहीं। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 3 का। तो जब मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ से माइनस करूंगा तो 3 - 3 0 हो जाएगा। ये प्रोसेस हम ओरली कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। इसमें मैंने क्या किया बेटा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 6, और यहाँ से माइनस करो। ये ओरली कर रहे हैं। 2 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया 6, क्यों किया, क्योंकि 1 को ये बनाना है, जो एलिमेंट यहाँ जो भी एलिमेंट हो उसे बनाना होगा ये। अगर यहाँ 7 होता तो मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देता, यहाँ पर 1/2 होता तो इसमें मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर देता।
तो यहाँ पर बेटा एलिमेंट है 3 और 1 की हेल्प से 0 करना है, तो इसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से माइनस कर दें, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हुआ और यहाँ से माइनस कर रहे हैं, तो 15 माइनस 6 ये हमारे पास कितना आ गया 9। ओके, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें बेटा 3 पूरी रो में 3 का मल्टीप्लाई करके ये थोड़ा सा दिमाग में अरेंज कर लो और यहाँ से माइनस करते जाओ। 15 माइनस 6 9 हो जाएगा। 3 माइनस 3 ये एलिमेंट देखो 0, ये इसी को बनाना होता है। इससे बेटा मैं जब मैं डिवीज़न करूँगा किसका, अगर मैं यहाँ पर डिवीज़न करूँ वो मल्टीप्लाई करूँ इसमें किसका बेटा 3 का, जब मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँगा और मैं इस 5 से माइनस करूँगा, ये रफली कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ लिखा है 5 क्योंकि इससे गलती कम चांस होते हैं, और इसमें बेटा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/5। ये तो हुआ, मैंने इस पर 3 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, तो 5 माइनस 6/5 ये बेटा कितना आ गया 25 माइनस 6/5 इज इक्वल टू 19/5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 19/5। क्लियर हो गए। आफ्टर देन यहाँ पे चेक करो, इससे बेटा जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 0 और 1 से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 1। इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करो 3/5 और जब मैं 0 से माइनस करूँगा तो माइनस का 3/5। क्लियर हो गए। अब जरा चेक करना, ये टेबल मैन थी जो मैंने ये बनाई है। अब इसके बाद जब हम डेल्टा जे दोबारा फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए अब ये चेक करना है कि अभी सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल हुआ या नहीं हुआ। ये प्रोसेस हम कंटिन्यू तब तक करते रहते हैं जब तक कि सारे डेल्टा जे नेगेटिव या 0 ना हो जाए। क्लियर, कब तक करना है, जब तक कि पॉजिटिव आते रहेंगे तब तक आप इसको कैलकुलेशन ये बार बार रिपीट करते रहेंगे इसमें। अब देखो इसके लिए मैं फिर डेल्टा जे फाइंड आउट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। डेल्टा जे का जो मैंने आपको तरीका सिखाया था वो इसी का यूज कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जहाँ ये आइडेंटिटी कॉलम होता है उनके लिए डेल्टा जे कन्फर्म में 0 आएगा, तो मैं बिना देखे इसके लिए डेल्टा जे 0 लिख सकता हूँ, इसके लिए डेल्टा जे 0 लिख सकता हूँ। समझ में आया क्यों? क्योंकि देखो आइडेंटिटी बड़ी है 0 1 1 0 और आइडेंटिटी हर टेबल में आएगी। अगर आइडेंटिटी नहीं आ रही है इसका मतलब आप कैलकुलेशन गलत करके आ रहे हो। अब जरा देखना यहाँ पर, अगर मैं कैलकुलेशन करके निकालूँ, जरा देखना कैसे निकालते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 × 0 0, 5 × 1 5, दोनों को ऐड कर दो 0 + 5 5। जब मैं 5 से माइनस करूँगा 5 - 5 0 हो गया। अब जरा देखना यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ 19/5 × 0 0, 2/5 × 5 2/5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा 2। इसको बेटा 3 से माइनस करेंगे 3 - 2 ये 1। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 0, मल्टीप्लाई इसमें किया 2, दोनों को जोड़ दो 0 + 2 2, इससे माइनस कर दो 3 - 2 1। ओके, अब इसके लिए चेक करो बेटा, माइनस का 3/5 × 0 0, 5 × 1/5 1। ओके, दोनों को ऐड करो 0 + 1 1, 0 से माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ गया -1। क्लियर हुआ बेटा। अगर ये डेल्टा जे पॉजिटिव हो जाते सर, मतलब ये डेल्टा जे अगर नेगेटिव हो जाती है, ये जो पॉजिटिव आ रहा है अगर ये भी नेगेटिव होता तो ये सॉल्यूशन हमारे पास ऑप्टिमल हो गया था। यही मैं आंसर लिख के क्वेश्चन खत्म कर देता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये डेल्टा जे फिर पॉजिटिव आ गया, ये डेल्टा 1 कहलाता है, ये डेल्टा 2 कहलाता है, ये डेल्टा 3 है, डेल्टा 4 है। तो बेटा ये जो डेल्टा 1 पॉजिटिव आ गया, अब एक ही पॉजिटिव है, अगर एक से ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं मतलब ग्रेटर देन 0 होते हैं तो वहाँ पर देखना पड़ता है मैक्सिमम कौन सा। जब एक ही है तो यही तो मैक्सिमम होगा। तो जो इनकमिंग वेक्टर होगा अब हमारे पास ये हो गया। ओके, ये क्लियर कह रहा है कि अब इस टेबल के अंदर ये वेक्टर इनकमिंग होगा, इसका मतलब y2 इसके अंदर आएगा। अब अगर बेटा इन दोनों की जगह y, इन दोनों में किसी एक की जगह y2 आएगा तो इन दोनों में से एक निकलना चाहिए। तो अब निकलेगा कौन सा, उसके लिए हम यहाँ पर प्रोसेस यूज कर लेते हैं xb/y इनकमिंग। अब जरा देखना, xb हमारे पास ये है, इनकमिंग हमारे पास ये है। जब मैं इसमें इसका डिवीज़न करूँगा तो कितना लिखा जाएगा, पहला 9/19/5। देखो अगर मैं इसको करूँगा 9/xb/ इनकमिंग होगा, इनकमिंग वेक्टर ये है तो इसका डिवीज़न होगा इस 9 में, तो 9/19/5। अगर मैं चेक करूँ तो कितना आ गया 45/19। क्लियर हुआ। अब इसका डिवीज़न करो, बट ये लिखा है 2, xb है, इसमें y इनकमिंग का डिवीज़न करेंगे तो 2 में मैं डिवीज़न करूँगा 2/5 का, तो ये लिख जाएगा 2/5। ये तो हो गया। इसको पलट दो, कितना हो गया 2 से 2 कट गया, इट इज़ इक्वल टू 5। ओके, अब इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है दोनों में,
अगर मैं चेक करूँ 14 45/19 और ये 5, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पर अब वेक्टर इनकमिंग में कौन सा आएगा? y2 इस टेबल के अंदर एंट्री करेगा, लेकिन इसमें निकलेगा कौन सा वेक्टर दोनों में से? 45/19, ये मिनिमम था, इसका मतलब है y3 ये वेक्टर आपका निकलेगा। इसका मतलब y3 यहाँ से हटाना है मुझे, और y3 की जगह मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना है? y2। क्लियर हुआ ये चीज़? अब इसके अंदर मैं y2 को इंट्रोड्यूस करूँगा, जरा ध्यान से देखना, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, इस टेबल को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो इस टेबल में इनिशियली देख के नहीं पता लगता कि टेबल कहाँ तक जा रही है। ये टेबल या क्वेश्चन वहाँ फिनिश करते हैं जहाँ पर डेल्टा जी हमारे पास सारे डेल्टा जी नेगेटिव आ जाते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 होंगे, वहाँ ये टेबल फिनिश कर देते हैं, वो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल डिफाइन करेगा। ओके, तो अब जरा देखो, इसमें इनकमिंग वेक्टर कौन सा हुआ था? ये। इसका मतलब y2 इसके अंदर आएगा, किसकी जगह आएगा? y3 की जगह। तो y3 की जगह मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ y2, पुट कर दिया। ये y1 से कोई मतलब नहीं है, एज इट वैसे लिखा रहेगा। अब इनकी कॉस्ट यहाँ से देख के लिख दो, y2 की कॉस्ट 3, y2 की कॉस्ट 3 हो गई, y1 की कॉस्ट 5, कोई दिक्कत नहीं है इससे यहाँ तक। तो आफ्टर देन मैंने आपको बताया था जहाँ की एलिमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर। जैसे मैं कहता हूँ कि इनकमिंग वेक्टर हुआ, ये आउटगोइंग वेक्टर हुआ, इनकमिंग और आउटगोइंग जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट हमारा की एलिमेंट होता है, जंक्शन पॉइंट। आप जरा चेक करना, इनकमिंग ये हुआ, आउटगोइंग ये है, तो कहाँ मिल रहे हैं हमारे इसके? अगर मैं चेक करूँ, मैं इस पॉइंट पे तो मिल रहा हूँ, देखो इनकमिंग और ये आउटगोइंग, तो जहाँ से आप टर्न करते हैं वही आपका की एलिमेंट हो गया। दैट मीन्स 19/5 इज द की एलिमेंट। ओके, इसको सर्किल में भी 1 करके लिख सकते हैं, लेकिन जनरली मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही लिखेंगे आप इसको। ओके, अब बेटा की एलिमेंट ये था, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे इसे 1 बनाना है। पहले इसको 1 बनाना है, इसके नीचे के एलिमेंट को 0 करूँगा। पहले से 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए इस पूरे 19/5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जब बेटा इसे डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 45, इसका 9/19/5 करेंगे, 45/19, 0 में करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा। बट इसमें करेंगे तो ये 5/19 हो जाएगा। ओके, अगर इसमें बेटा ये 19/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एलिमेंट करेंगे तो माइनस का 3/19, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका डिवीजन करेंगे ना तो अपॉन में 19/5, 5 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा। अब जरा चेक करना, ये की एलिमेंट वाली रो हो गई। अब जो की एलिमेंट आ रहा है इसके नीचे के एलिमेंट को आपको 0 करना है। बेटा की एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट आपको 0 करना है उसके लिए आप इस 1 की हेल्प लेंगे। केवल जो की एलिमेंट था, की एलिमेंट यही तो था 19/5, उसी की जगह तो ये 1 लिखा है, इसकी हेल्प लेके 2/5 को 0 करना। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूँ? इसमें किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, केवल की एलिमेंट वाली जो रो आ रही है इसी में करना होगा, जिसमें आपने कॉमन लेके लिखा हुआ है। इसमें बेटा मैं 2/5 का मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ से माइनस कर दूँ, 0 हो जाएगा ये। तो बेटा पूरी रो में 2/5 का मल्टीप्लाई करते जाइए। ओके, तो मैं 2/5 का पूरी रो में मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ और यहाँ से मैं माइनस करता जा रहा हूँ। ये जो आपके पास ये वाली रो आ रही है, ये तो ऊपर वाली तो लिखी गई है, अब मुझे सेकेंड रो की एंट्री करनी नहीं, इस रो को चेंज करके लिखना है। तो इसमें 2/5 का मल्टीप्लाई करते जाइए और इस 2 से माइनस करते जाइए। इसमें मैं अगर मैं 2/5 को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से माइनस करूँगा, तो देखो मैं यहाँ रफली लिख लेता हूँ इसको, 2 इससे माइनस करूँगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 2/5 का, तो 45/19 यही तो हुआ। अगर मैं चेक करूं, ये हमारे पास ये 18/19 हो जाएगा, 19 2 38 माइनस का 18/19, बेटा कितना आ गए? 20/19। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 20/19। ओके, अब सेम प्रोसेस ये इसमें भी कर रहा हूँ। इसमें आप 2/5 को मल्टीप्लाई करो, 1 से माइनस करो, तो 2/5 को से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, 1 से माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 1। इसमें आप 2/5 को मल्टीप्लाई करो तो आ गया 2/5, और यहाँ मल्टीप्लाई इससे माइनस कर दो तो 2/5 माइनस 2/5 0। इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ और यहाँ से माइनस कीजिए, ध्यान रखना। इसमें बेटा 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/19 हो जाएगा। ओके, 5 से 5 कट गया, 0 से माइनस करेंगे तो माइनस का 2/19। ओके,
इसमें आप 2/5 को मल्टीप्लाई कर दें और ये 1/5 से मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये 1/5 हो गया माइनस, ओके। बट अब इसमें 2/5 को माइनस करोगे तो ऑलरेडी ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2/5 इंटू बटा कितना आएगा 3/19, ये तो हो गया। इसको मैं अगर चेक करूं तो ये हो जाएगा 1/5 में कॉमन लेके लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 1 + 6/5, तो 1/5 वैसे हुआ 6/19 सॉरी, तो ये आ जाएगा बेटा 25/19 कैंसिल आउट हो गया 5/19, तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/19, ओके। इसको हटा सकते हैं, ये तो कैलकुलेशन आप रफली कर सकते हैं, ऐसे गलती नहीं होती आपकी, ओके। अब इसके लिए फिर मैं डेल्टा जी चेक करूंगा। डेल्टा जे का मैंने प्रोसेस आपको क्या सिखाया है, डेल्टा जे निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी के लिए तो हम डेल्टा जे डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। इसके लिए अगर मैं आगे के लिए डेल्टा जे निकालना चाह रहा हूँ तो मैंने क्या तरीका सिखाया है, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कीजिए, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ से कीजिए। अब जरा चेक करना 3 × 5/19 तो 15/19 हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो माइनस का 10/19 हो गया, तो 15/19 और माइनस का 10/19 माइनस का 5/19 आ गया। जब मैं 0 से माइनस करूँगा तो माइनस का 5/19, ये बताओ क्लियर हुआ। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया 15/19, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया माइनस का 10/19, 15/19 माइनस का 10/19 इट इज इक्वल टू माइनस का 5/19, और बेटा 0 से माइनस करूँगा मैं जब प्लस का 5/19 आएगा, तो जब मैं 0 से माइनस करूँगा 5/19 को माइनस का 5/19 हो गया। ऐसी सेम इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, चेक कर लेना इसको, ये भी नेगेटिव आएगी वैल्यू, ओके। अब यहाँ पे जरा चेक करना डेल्टा जे की सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास आ रही हैं, जरा देखो ध्यान से, जो ये डेल्टा जे की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं नेगेटिव आ गई, लेस देन इक्वल टू 0 आ गई, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। नाउ द सॉल्यूशन, अगर ये पॉजिटिव फिर आ जाती तो मैं फिर टेबल ही कंस्ट्रक्ट करता, तब तक कंस्ट्रक्ट करता जब तक कि डेल्टा जे हमारे पास निगेटिव नहीं आते। तो ये सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 हो गए, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ, ऑल डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0। अगर डेल्टा जे हमारे पास 0 से छोटे हो गए देन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, यानी ये हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया, ऑप्टिमल हो गया। अगर मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करूं तो जरा ध्यान से देखना, ये y1 मैंने किसके रिस्पेक्ट में माना था, x1, तो x1 इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आ रही है x1 को रिप्रेजेंट करेगी, और ये y2 इज इक्वल टू आ रहा है, तो इसका मतलब ये x2 को रिप्रेजेंट करेगी। जो बेसिक के अंदर होता है ये सॉल्यूशन होते हैं, तो y1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 20/19, y2 इज इक्वल टू 45/19, यही x1 x2 की वैल्यूज़ है। इसका मतलब होगा मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x1 इज इक्वल टू हमारे पास होगा 20/19 एंड x2 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया बेटा 45/19, ओके। y1 ही x1 को रिप्रेजेंट करेगा, y2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, x2 को, क्लियर। ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता। सबसे जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है वो ये आ रहा है, क्योंकि डेल्टा जे सारे हमारे पास कैसे हैं, लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं मैक्सिमम जेड निकालूं, मैक्सिमम जेड हमारे पास कितना था 5x1 + 3x2, यही तो था ना मैक्सिमम जेड। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, तो 5 × x1 कितना हो गया 20/19 + 3 × 45/19, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हमारे पास मैक्सिमम जेड हो गया। इसी को कहते हैं ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, क्लियर हुआ। आप इसको एक बार पूरे क्वेश्चन को, ये वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए और एक एक स्टेप करके क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। मैं 1-2 क्वेश्चन अभी और आपको डिस्कस करूंगा इसके साथ में, लेकिन पहले इसको आप पढ़िए और पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 2 वेरिएबल के मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन जब 3 में करेंगे तो क्वेश्चन कैलकुलेशन और बड़ी हो जाएगी। इसलिए पहले 2 वेरिएबल्स के लिए सीखिए इसको, और इसको धीमे धीमे पॉज करके बार बार रिपीट करके इस वीडियोज़ को 2-3 बार देखिए, और
उस क्वेश्चन को करने की कोशिश की। जो मैंने कंटेंट्स बताए हुए हैं उनको देखिए। अभी मैंने एक बेसिक आइडिया बता दिया है कि हाउ टू सॉल्व ए सिंप्लेक्स प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व ए लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम बाय यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड। इसके बाद में इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स और कुछ कंटेंट्स और मैं डिस्कस करूँगा। ओके।